और साल भर डिसेक्शन में रहता है। एक मनुष्य की शरीर है, मनुष्य का शरीर है जो डोनेट किया हुआ है, कोई अज्ञात है और उस पर बच्चा पड़ता है। तो दोनों भाई बहन का डिस्कशन क्या है, आपस में चर्चा तो क्या है? तो लड़का कहता है कि मुझे डॉक्टर सिर्फ नहीं बनना, मुझे मनुष्य के जीन के अंदर उस शोषण के तत्व को खोज निकालना है जिसकी वजह से यह दुनिया इतनी बेकारी और इतनी कष्ट में। रियल साइंटिस्ट ये है। ये कहानी सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि किसी कवि की पड़ताल या समीक्षा किस आधार पर होनी चाहिए, उसका जीवन क्या है मैं ये भी कहूं। वो जाके दिन रात दलाली करेगा, पढ़ता है क्रांतिकारी लिखे तो उसको कभी नहीं मानूं। वो जाए सत्ता का चाटुकार हो जाए, फल हो जाए, हम उसको कभी नहीं मानते, इसलिए कि उसकी कविता का हमारे जैसे एक आम आदमी के लिए कोई मूल्य नहीं, जो हमारे दुर्दर्द में नहीं खड़ी होती, जो हमारे अंदर लड़ने का संकल्प नहीं पैदा करती, जो हमारे अंदर बदलाव की आग बनकर नहीं धड़कती, वो कविता नहीं। इसीलिए हम भक्त कवियों को याद करते, इसीलिए हम तुलसी को याद करते। तुलसी ने सिर्फ रामचरितमानस नहीं लिखी, तुलसी ने बिना पत्रिका भी लिखी, जिसमें उन्होंने राम के दरबार के जो विसर्जन किया था उसकी विचार तुलसी मान। इसलिए मेरा देखने का पैमाना है, उसका है हम साहित्य और क्या करते भाई, सबकी मनुष्यता की रक्षा के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए, एक बेहतर समाज बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ कविता का ही यह उद्देश्य नहीं, विज्ञान का क्या उद्देश्य? और आज विज्ञान क्या कर रहा है? अभी एलन मस्क का एक आया बयान, चीजें कहां तक चली गई हैं और क्यों सोचने और चिंतित होने की बात है। जीवित करेंगे, आपके दिमाग में चिप लगने का मतलब आप जानते हैं? आपको किसी एक जगह से कंट्रोल किया, यह है कंट्रोल थियरी आज के साधन की, कि हम उनको घर घर अपने एजेंट चाहिए, घर घर अपने लोग चाहिए, उनको अपना उत्पाद बेचना है, अपने चिप के जरिए आपको जारी करें कि आपको इसी कंपनी का यही उत्पाद आपको इस्तेमाल करें। आपको वैक्सीन लग गई पूरे देश के अंदर, अब चीजें खुल के आ रही है, 16 बरस, 15 बरस, 18 बरस, 17 बरस प्रतिदिन मैंने 1 महीने का आंकड़ा इकट्ठा किया जो अखबारों में छप रहा है, लगभग 1000 के करीब संख्या है अब तक। 1 से 1.5 महीने के भीतर जब से ठंड बढ़नी शुरू हुई है तब से लगभग 1000 का आंकड़ा मैंने देखा है। कोई बहस है इस पर, कोई चर्चा है इस पर? हमको लगता है कि कविता एक काम कर सकती है। मुझे इस पूरे संग्रह में एक कविता ने मेरा ध्यान खींचा, वो है देश और देह। देश और देह क्या है? सरस्वती दयाल सक्सेना ने पहली लाइन सरस्वती दयाल सक्सेना की इस कविता दी है, उन्होंने भी एक कविता है। सरस्वती दयाल सक्सेना बड़े कवि हैं, हम लोग अग्रज कवि हैं, बस्ती के ही रहने वाले। दिनमान के संपादक थे, दिनमान आप लोगों ने, हम भी दिनमान हमारे घर में भी आते थे, उसके संपादक चर्ची और चरखे नाम का कलम लिखा करते थे जो संपादकीय हुआ करता था। सरस्वती दयाल की सक्सेना की कविता देश कागज पर बना नक्शा है।
कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, उसका द्वितीय खंड है विस्तार। ये इस दौर के किसी का भी नहीं। इसे रसोदयाल सक्सेना ने जो अपनी कविता को इस मुकाम एक जगह पर ले जाकर खत्म किया था, वहां से आगे कोई बात, और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और दूसरी तरफ नदी, नदी और लोकतंत्र एक है। लोकतंत्र और नदी शीर्षक एक कविता इनकी है, और बाकी 4 और कविताएं हैं। पहाड़ वाली कविता भी नदी पर ही। अभी कल मैं जिस कवि पर ही रिपोर्ट देख रहा था, गोमुख की तस्वीर, और इस पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। वहां गोमुख में 15 देशों के वैज्ञानिक जुटे रिसर्च कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारत का कोई वैज्ञानिक नहीं। जिस देश के करोड़ों व्याख्याओं की प्रतीक वो नदी है, 55 करोड़ लोगों की आजीविका का साधन हुआ करती है वो नदी, आज उसके मरने और खत्म होने पर इस देश को कोई चिंता नहीं है। और 15 देशों के वैज्ञानिक उसी गोमुख में जीखंड में नमूना इकट्ठा कर रहे हैं, रिसर्च को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी भविष्यवाणी है कि अगले 25 से 30 वर्षों में ये ग्लेशियर जहां से नदी बनकर निकलती है, है कहीं चिंता? हर 6 महीने पर चुनाव है, हर 6 महीने पर रैली है, हर 6 महीने पर तमाशे हैं। लेकिन गंगा खत्म हो गई तो क्या होगा? गंगा में पानी नहीं रहा तो क्या होगा? दिल्ली की बत्ती तो बुझ जाएगी, क्योंकि टिहरी में पानी उसी का आता है। हमारे गंगा घाटी के मैदान पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब जो आकर बैठे हुए इतिहास है किसी को चिंता? लेकिन कवि की चिंता है, इसलिए वो लोकतंत्र और नदी को समान रूप से देखता है। जैसे नदी खत्म हो रही वैसे लोकतंत्र भी खत्म हो रहा, जिसके लिए 150 वर्ष तक हजारों हजार लोगों ने कुर्बानी दी। की चिंता है कि कवि की चिंता का विस्तार समाज में कब होगा और कैसे? क्योंकि कवि अकेले तो है नहीं। कवि अगर इस समाज की चिंता को अपनी कविता में ला तो समाज को भी तो चिंता में शामिल होना पड़ेगा, तभी तो चीजें बदलेंगी। लोकतंत्र हमने लाया है तो हम तो बचाएंगे। लोकतंत्र किसी का इंटरेस्ट नहीं। अमिताभ दास ने कह दिया था टू मच। किसान आंदोलन जब चल रहा था, नीति आयोग का एक सदस्य अमिताभ दास, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि टू मच डेमोक्रेसी, भारत की सबसे बड़ी समस्या टू मच डेमोक्रेसी। ऐसे देश में जहां हमारे निरपराध बच्चे फीस बढ़ी है उसके खिलाफ आंदोलन करते हुए लाठियों से तोड़ दिए जाते, लाइब्रेरी खोली जा रात तक उसके लिए लाठियों से तोड़ दिए जाते। यहाँ टू मच लोकतंत्र, जहां लोकतंत्र का नीचे तक आम लोगों तक विस्तार ही नहीं हुआ। अभी 70 वर्ष में इंतजार में है कि होरी और धनिया के दरवाजे लोकतंत्र कैसे पहुंचे। वहां इकोनॉमिस्ट नीति आयोग तो इस देश के लिए योजनाएं बनाता है, उसका एक इकोनॉमिस्ट बोल रहा है टू मच, यानी इस देश को तनख्वाही चाहिए। यही तो मतलब हुआ इसका। क्या इस देश को हिटलर चाहिए, मुसोलिनी चाहिए, यही तो इसका मतलब हुआ। इसलिए मैं सिर्फ इशारों में मैंने अपनी बात कही है। सब लोग विद्वान है, समय से रूबरू है, अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, अपने राष्ट्रीय नेताओं का भाषण भी सुनते हैं। अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे घर तक सूचनाएं नहीं आती। आपको मोबाइल पर आती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी आती है,
बहुत अच्छी भी चीजें आती है, खराब भी आती है। तो आप सब विवेक संपन्न लोग हैं और लोकतंत्र और नदी प्रतिनिधि कविता है, उसी को थोड़ा समझ लीजिए कि अपने लोकतंत्र को भी बचाना है, अपनी नदी को भी बचाना है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को और मनुष्यता को बचाना है। जोशी जी, चौधरी साहब की समीक्षा तो बहुत अच्छी रही। मैं एक बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं जितेंद्र त्रिपाठी बरपाल से आता हूँ, सरकारी सभा का सदस्य। मैं मूल रूप से श्रोता हूँ। किसी ने टिप्पणी कर दिया विश्वास के नाम पर, उसको इस मंच से हमें अच्छा नहीं लगा कि जो व्यक्ति नहीं है ऐसे आदरणीय मंच से उसे चोर, बेईमान और दलाल कर दिया गया। मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं, इस पर मुझे आपत्ति है कि ऐसी बात नहीं करें। वो दलाल हैं, आप आदरणीय व्यक्ति हैं, आप विद्वान हैं और आपको ये मंच मतलब आप मंच की शोभा, अनुपस्थित के लिए मुझे कुछ कहना नहीं, अनुपस्थित के लिए कुछ कहना ये अच्छी बात नहीं, हमको अच्छा नहीं लगा। क्षमा कीजिएगा, श्रोता हैं आपकी भावनाओं का। यही तो लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र की नदी के लिए तो छटपटाहट है। जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में ये नहीं होगा, पक्ष नहीं होगा, विपक्ष नहीं होगा। और कविता के बारे में एक स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। संतन को कवि मान लीजिए, कवि ही थे, कोई लिखे हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो कहाँ, आवत जात पनहिया घिस गए बिसर गए हरिना। हम कभी सत्ता के पक्ष में खड़े नहीं होंगे अगर हम कवि नहीं। तुलसी राम के पक्ष में वहीं तक खड़े हैं जहां तक तुलसी को कहते हैं तुलसी के राम उदार, तुलसी के राम उदार है। जो राजा, जो राजतंत्र उदार नहीं है उसके पक्ष में कभी नहीं खड़ा होता है। अगर कवियों को फांसी चढ़ाना शुरू कीजिए, देखिए लाइन लग जाएगी। ये पीछे हटने वाली कौम नहीं है। जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं वो करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस समय की सत्ता के विरोधी हैं, नहीं। कविता हमेशा सत्ता के विरोधी होती है, वो विपक्ष की बात करती है, मनुष्यता की बात करती है। और कवि होना बहुत कठिन है। एक बार बनने के लिए इस कसौटी पर आइए, पता चलेगा। बहुत कठिन है कविता लिखना, और वो भी राम के पक्ष में कविता लिखना तो और कठिन है। राम के पक्ष में कविता लिखना बहुत कठिन है। कृष्ण के पक्ष में कविता लिखना, कृष्ण के टाइम में जहाँ कंस है, कृष्ण के पक्ष में बोलना कंस को अच्छा नहीं लगता। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अपने 2 सत्र करना है। यही कविता की विशेषता है। पक्ष में भी खड़ा होती है, पक्ष में बोलती है। ये सत्य है कि हमें जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। हम जितेंद्र त्रिपाठी जी की भावनाओं का कदर करते हैं। हम अपने श्रोताओं, अपने पाठकों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ना हम कवि हैं, ना उपन्यासकार हैं। उन्हीं के लिए तो लिखते हैं कि वो हमारी कविता को और हमारे उपन्यास को, हमारे लेख को विश्वास जी पाए बात नहीं कहेंगे। अगर लग रहा हो ऐसा ऐसी बात नहीं है। और देखिए, ये नागरिक उच्चारणी का जीवंत होने का प्रमाण है कि हमारे सदस्य, अरे वो
दूसरे विश्वास होगा। नहीं, वो नहीं कर रहे। नहीं, वो जो कह रहे हैं,